आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 19 का दिसंबर 2025 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, कविता में निहित अम्बेडकर दर्शन के प्रमुख पक्षों पर प्रकाश डालिए। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे और भूमिका में हम लोग ये लिखेंगे कि तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती कविता, जो कि दलित चेतना की अत्यंत तीखी और विचार उत्तेजक अभिव्यक्ति है। मतलब ये जो कविता है ये बहुत ही मतलब दलित, जितने भी दलित वर्ग हैं सबको चेतना जगाने, सब में चेतना जगाने का काम करती है। ठीक है, जिसमें कवि ने प्रश्नात्मक शैली के माध्यम से वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता को उजागर किया है। यह कविता मूलतः भीमराव अंबेडकर के दर्शन से प्रेरित है। मतलब भीमराव अंबेडकर का जो दर्शन है उसी से प्रेरणा लेकर इस कविता को लिखा गया है, जो समानता, न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित है। मतलब जिसमें समानता होनी चाहिए, मतलब उनका कहना है कि सब में समानता होनी चाहिए, न्याय होनी चाहिए और मानव का जो अधिकार है वो उसे मिलना चाहिए। तो कवि सवर्ण समाज से सवाल करता है कि यदि उनके साथ वही अन्याय होता जो सदियों से दलितों के साथ हुआ है तो उनकी निष्ठा और आस्था कैसी होती। मतलब जो सदियों से दलित वर्ग के साथ व्यवहार होता आया है, अगर वही ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय के साथ, वैश्य के साथ अगर किया जाए तो उन लोगों को कैसा लगेगा, इसी पर यहाँ पर तीखा प्रहार करके इस प्रश्न के माध्यम से पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, कविता में निहित अंबेडकर दर्शन के प्रमुख जो पक्ष हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसको हम लोग बिंदुओं में समझेंगे। जो पहला बिंदु है हमारा, जाति व्यवस्था का तीखा खंडन। देखिए, कविता में वर्ण व्यवस्था की मूल संरचना पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। कवि यह दिखाता है कि जन्म के आधार पर मनुष्य को ऊंच नीच में बांटना पूरी तरह अमानवीय और अवैज्ञानिक है। ठीक है, यह विचार सीधे अंबेडकर के उस सिद्धांत से जुड़ा है जिसमें उन्होंने जाति प्रथा को मानवता के खिलाफ बताया। तो इस प्रकार कविता जो है जाति व्यवस्था के पूर्ण उच्छेद की मांग करती है। मतलब कविता की जो मूल संरचना है उसी पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, जो कि उन्होंने जाति व्यवस्था पर सवाल खड़ा करके। ठीक है, कवि यह दिखाता है कि जन्म के आधार पर मनुष्य को ऊंच नीच में बांटना पूरी तरह अमानवीय है। मनुष्य को जन्म के आधार पर ही बांट दिया गया है कि ये ऊंचा है और ये नीचा है। अगर कोई ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है तो वो ऊंचा कहलाता है, और कोई नीचा कुल में जन्म लेने के कारण उसे नीच कहलाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे गलत माना गया है, और इसको मतलब इस प्रकार कविता मतलब जो है ये पूरी की पूरी जाति व्यवस्था को पूर्ण उच्छेद की मांग करती है, कि मतलब पूरी तरह से जाति व्यवस्था जो है वो खत्म हो जानी चाहिए। अगला पंक्ति है समानता और मानवाधिकार का आग्रह। देखिए, कविता में बार बार यह प्रश्न उठता है कि यदि सवर्णों को भी वही अपमान और शोषण सहना पड़े तो वे कैसा अनुभव करेंगे। यह प्रश्न समानता के अधिकार को केंद्र में रखता है। अंबेडकर दर्शन के अनुसार हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी किसी के भी साथ किसी भी प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। कविता इसी सिद्धांत को सशक्त रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। तीसरा नंबर है धार्मिक ग्रंथों की आलोचना। मतलब कविता में जो वेद, धर्मसूत्र और स्मृतियों का उल्लेख करते हुए यह दिखाया गया है कि कैसे इन ग्रंथों के नाम पर अन्याय को वैध ठहराया गया। मतलब इन धर्म ग्रंथों को सामने रखकर ही अन्याय किया गया और उसे धर्म ग्रंथ दिखाकर ही उस अन्याय को न्याय ठहराया गया। तो अंबेडकर ने भी धार्मिक ग्रंथों की उन मान्यताओं का विरोध किया जो जाति भेद को बढ़ावा देती हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अंबेडकर जी ने सभी धार्मिक ग्रंथों को और उनकी मान्यताएं जो थी उन्होंने उसका विरोध किया था, जो जाति भेद को बढ़ावा देती थी। कविता इसी आलोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए धार्मिक पाखंड को भी उजागर करती है। अगली पंक्ति है हमारी शिक्षा के अधिकार पर जोर। देखिए, कविता में यह बताया गया है कि दलितों को शिक्षा से वंचित रखा गया है। बिल्कुल सही बात है, हमारे इतिहास में दलितों को शिक्षा से वंचित रखा गया है, और यदि वे पढ़ने की कोशिश करें
तो उन्हें दंडित किया जाता था। ठीक है, मतलब उन्हें दंड दिया जाता था कि आप लोग तुम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, पढ़ाई करना सिर्फ ऊंचे कुल के या फिर ऊंची जाति का ही काम है। तो अंबेडकर ने शिक्षा को मुक्ति का सबसे बड़ा साधन माना था। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा जब तक नहीं मिलेगी दलित समाज को, तब तक उन्हें समाज में अच्छा अच्छे नज़रिया या फिर अच्छा व्यवहार कोई नहीं करेगा। तो कविता इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के अधिकार को आवश्यक और अनिवार्य बताती है। अगली हमारी बिंदु है सामाजिक अन्याय और उत्पीड़न का चित्रण। देखिए, कविता में दलितों पर होने वाले अत्याचार जैसे अपमान, बेगार, हिंसा और शोषण का विस्तार से वर्णन किया गया है। कविता में इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से वर्णन है। यह चित्रण अंबेडकर के उस विचार को दर्शाता है कि सामाजिक न्याय के बिना कोई भी समाज प्रगतिशील नहीं हो सकता। कविता इन अन्यायों के खिलाफ आवाज़ उठाती दिखती है। ठीक है, तो अंबेडकर जी का कहना है कि किसी भी समाज में अगर न्याय ना हो तो उस समाज का विकास या फिर प्रगति होना बहुत ही मुश्किल है। छठा नंबर बिंदु है आत्मसम्मान और अस्मिता का प्रश्न। देखो, कविता में बार बार यह संकेत मिलता है कि दलितों के आत्मसम्मान और पहचान को कुचला गया है। अंबेडकर ने आत्मसम्मान को सबसे महत्वपूर्ण बताया था। कविता उसी आत्मसम्मान की पुनः स्थापना की बात करती है और मनुष्य की गरिमा को सर्वोपरि मानती है। मतलब हमारे इतिहास में दलितों का जो हाल हुआ है किसी से भी छुपा नहीं है। तो अंबेडकर जी ने क्या किया था, उसी उनके आत्मसम्मान को फिर से स्थापित करने के लिए शिक्षा का सहारा लिया था। और ये जो कविता है वो भी उसी आत्मसम्मान की स्थापना की बात करती है। सातवां नंबर बिंदु है प्रतिरोध और विद्रोह की चेतना। देखिए, कविता केवल पीड़ा का वर्णन ही नहीं करती है। मतलब कविता जो है केवल उसमें जो दर्द है, जो इतिहास में दर्द सहा गया है या फिर दलितों ने जो तकलीफ़ें सही हैं, केवल उसी का वर्णन नहीं कर रही है, बल्कि उसमें प्रतिरोध की भावना भी निहित है। कविता में ये भी बताया गया है कि उसका विरोध कैसे करना है। कवि अपने प्रश्नों के माध्यम से सवर्ण समाज को झकझोरता है और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देता है। तो यह अंबेडकर के संघर्षशील और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। आठवां नंबर बिंदु है कि आर्थिक और सामाजिक वंचना का विरोध। देखिए, कविता में यह भी दिखाया गया है कि दलितों को धन संपत्ति रखने और आर्थिक रूप से विकसित होने से रोका गया। कविता में साफ बताया गया है कि जो दलित हैं उन्हें धन संपत्ति संचय करने से रोका गया ताकि वे आर्थिक रूप से विकास ना कर पाएँ। जब आर्थिक रूप से वे लोग विकास नहीं करेंगे, उनके पास धन नहीं रहेगा, तो वे लोग मजदूरी करने के लिए बेबस रहेंगे। और जब वे लोग मजदूरी करेंगे तब जाकर उनका शोषण करना ऊंची जाति के लोगों के लिए अच्छा एक स्रोत बन जाता है। ठीक है, तो यह अंबेडकर के उस विचार से मेल खाता है कि सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी जरूरी है दलितों के लिए समाज में। कविता इस वंचना के खिलाफ आवाज़ उठाती है। वंचना का मतलब हो गया यहाँ पर उन लोगों को धन संपत्ति से अलग रखा गया, वंचित रखा गया। ठीक है, 9 नंबर का बिंदु है स्त्री उत्पीड़न का प्रश्न। कविता में दलित स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों का भी उल्लेख मिलता है। बहुत ही मार्मिक चित्रण है इसमें। यह अंबेडकर के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें उन्होंने स्त्री और दलित दोनों के शोषण को समाप्त करने की बात कही थी। तो कविता इस दोहरे शोषण को उजागर भी करती है। मतलब एक तो स्त्री है, तो एक तरफ स्त्री होने से उसका शोषण हो रहा है, दूसरी तरफ वो दलित समाज में अगर जन्म हो गया है उसका, तो वो दलित और स्त्री दोनों होने के नाते उसे दोहरे शोषण का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, 10वां नंबर बिंदु है समतामूलक समाज की स्थापना का लक्ष्य। मतलब कविता का अंतिम उद्देश्य एक ऐसे समाज की कल्पना करना है जहां सभी को समान अधिकार और सम्मान मिले। यह अंबेडकर के समतामूलक समाज के आदर्शों से जुड़ा हुआ है। कविता इसी दिशा में समाज को बदलने की प्रेरणा भी देती है। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती कविता में अंबेडकर दर्शन के प्रमुख तत्व समानता, न्याय, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हैं। यह कविता
केवल प्रश्न नहीं उठाती है बल्कि समाज को अपने अन्यायपूर्ण व्यवहार पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर करती है और एक न्यायपूर्ण समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में मार्ग प्रशस्त करती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो प्रश्न है उसका आंसर समझ में आया होगा। तो इसी तरह के इंटरेस्टेड क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहें। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।